Hello students, we are here to discuss MT 13, that is complete syllabus of 12th. Let us start with question 101, that is a marriage between normal vision man and color blind woman will produce offsprings. क्या कह रहा है कि जो मैन है वो नॉर्मल विज़न वाला है और वुमेन जो है कलर ब्लाइंड है. सभी जानते हो कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ रेसेसिव डिसऑर्डर एंड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो म्यूटेट होंगे. यस, यहाँ पर अगर हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो ये बनेगा आपका XCX, ये भी बनेगा XCX एंड दिस इज़ XCY एंड दिस इज़ ऑल्सो XCY. तो यहाँ देखेंगे तो जो मेल प्रोजेनीज़ हैं वो 100% क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, और जो फीमेल प्रोजेनीज़ हैं वो 100% होगी कैरियर्स. यस, कैरियर्स. तो देख लो ऑप्शन क्या है. नॉर्मल सन्स तो होंगे ही नहीं, सन सभी के सभी. अगर फीमेल भाई एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में अगर फीमेल बीमार है तो सारे के सारे जो मेल होंगे या मेल प्रोजेनीज होंगे वो डिजीज्ड होंगे. तो ये गलत हो गया. कलर ब्लाइंड सन्स सही है एंड कैरियर डॉटर्स इट विल बी द आंसर. नीचे वाले को चेक कर सकते हैं. कलर ब्लाइंड सन सही है. 50% ऑफ डॉटर्स आर कैरियर. नहीं, डॉटर 50% डॉटर कैरियर नहीं है, दोनों ही डॉटर कैरियर हैं. तो दोनों डॉटर कैरियर है तो हम बोलेंगे 100% डॉटर्स क्या है, कैरियर. ये गलत हो जाएगा. 50% कलर ब्लाइंड सन नहीं, सन जो हैं 100% क्या होंगे, कलर ब्लाइंड. सो आंसर विल बी सेकेंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड for the nutrition of developing embryo is generally in angiosperm. तो ये पूछ रहा है एंडोस्पर्म के बारे में. You all know endosperm is a triploid tissue in angiosperm. Next, biological method of control of pest and disease relies on. देखो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट जो है वो डिपेंड होता है मेनली प्रेडेशन पर, प्रेडेटर की प्रेडेशन क्वालिटी पर डिपेंड होता है. यस, जिसका यूज़ हम करते हैं ऑर्गेनिक कल्चर में कर सकते हैं बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स. प्रेडेटर का यूज़ हम बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स के फॉर्म में कर सकते हैं. यस, तो आंसर आएगा नेचुरल प्रेडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 May. Next question, a child with mother of A blood group and father of AB blood group will not have the following blood group. कि एक बच्चा जिसकी मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो A है. अब A ब्लड ग्रुप है तो मदर के दो एलील या जीनोटाइप पॉसिबल है. या तो मदर IA जीनोटाइप वाली हो सकती है या मदर IA जीनोटाइप वाली हो सकती है. और फादर का ब्लड ग्रुप दिया है इसने AB, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा IA एंड IB. अगर अब हम मदर को होमोजाइगस माने, IA जीनोटाइप वाली माने, तो जो प्रोजेनिस बनेगी वो कैसी बनेगी, IA और ये जुड़ेगा B से तो बनेगा IB और वापस से IA के साथ जाइगोट बना सकता है और IB के साथ जाइगोट बना सकता है. तो अगर मदर होमोजाइगस माने, हम IA माने, तो यहाँ ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, ये AB हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका IA और IA. तो ये A ब्लड ग्रुप हो जाएगा और ये AB हो जाएगा. यस, तो यहाँ पर A आ रहा है, A आ रहा है और AB आ रहा है. अब हम इसको लेके चलते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो मदर का जीनोटाइप IAIO हुआ तो भी ब्लड ग्रुप A होगा और फादर का IAIB दिया हुआ है. लेट्स फ्यूज द गैमेट्स, IA हो जाएगा. IA वाला गैमेट एलील जो है IB वाले एलील के साथ जो है जाइगोट बना सकता है. ये IO वाला IA के साथ बना सकता है, IAIO, और IO वाला IB के साथ बना सकता है, IB एंड IO. तो इसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा, इसका भी A हो जाएगा और इसका B हो जाएगा. तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी मदर के लिए. यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा है, देखो A आ रहा है, B आ रहा है, AB आ रहा है, लेकिन O ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं बन रहा. सो आंसर इज O. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुनेट स्क्वायर शोन बिलो गिव्स अ पैटर्न
of inheritance in a hybrid cross where yellow is dominant over green, okay, and green seeds and round is dominant over wrinkled seeds, सही है। The plant type of X, तो ये रहा आपका X, will produce seeds with the genotype identical seeds produced by the plant type of, ये कह रहा है कि ये पुनेट स्क्वायर यहाँ दिया है तो इसने जो X लिखा है तो नीचे चार ऑप्शन में से किसके और X के जीनोटाइप सेम होंगे। तो सबसे पहले X के जीनोटाइप निकाल लेते हैं। X का जीनोटाइप कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल y कैपिटल R, और ये फ्यूज होगा किसके साथ, कैपिटल Y कैपिटल R के साथ। तो X का जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड कैपिटल R। अब इसका जीनोटाइप देख लो, C के साथ मिलाते हैं तो C कहाँ रहा, ये रहा C। अब C का जीनोटाइप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये और ये कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R एंड कैपिटल R। पहला ही आंसर है, पहला ही मैच कर गया, आइडेंटिकल होगा ये X के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without other। कह रहा है कि भाई कौन सा जो स्पीसीज है वो एक मॉथ के साथ सिम्बायोसिस दिखाता है और दोनों ही अपने लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। सब जानते हो प्रोन्यूबा मॉथ, एनसीईआरटी में दिया है कि जो प्रोन्यूबा नाम का मॉथ है उसका सिम्बायोसिस होता है युक्का प्लांट के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ते हैं। इन एन एम्ब्रियो सैक 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। सही बात है भाई, एम्ब्रियो सैक में ये ऊपर 3 न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे 1, 2 और 3 न्यूक्लियाई और बीच में 2 न्यूक्लियाई, ऐसे 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ऊपर वाले 3 न्यूक्लियाई जो है ये एंटीपोडल बनाते हैं, नीचे वाले 2 न्यूक्लियाई सिनर्जिड और उसके ऊपर वाला न्यूक्लियाइड एक सेल बनाता है, और बीच वाले जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही होगा। द एग apparatus इज जस्ट बिलो पोलर न्यूक्लियाई इन द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इन द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखो ये स्टेटमेंट तो सही है कि एग apparatus जो है एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ सीधा लिखा हुआ है कि एग apparatus सिचुएटेड जस्ट बिलो, यस जस्ट बिलो द पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई किस में होता है, सेंट्रल सेल में। लेकिन एनसीईआरटी में जो हमारे सिलेबस में ओव्यूल दिया है वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस है, और ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्थोट्रोपस की। तो ये गलत हो जाएगा। द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 1 सिनर्जिड एंड 2 एग सेल। 1 सिनर्जिड और 2 एग नहीं, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड, गलत हो जाएगा। अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक पोजेस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बिल्कुल राइट है। सेंट्रल सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। स्मॉलेस्ट सेल नहीं होता, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या पूछा है आपको, करेक्ट पूछा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। गिन लेते हैं। फर्स्ट करेक्ट है आपका, सेकंड ये 4 करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट मैच है देख लेते हैं। स्पैरो के सामने दिया है हर्बीवोर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आप सभी जानते हो कि स्पैरो जो है ये सीड भी खा सकती है, बीज और फल भी खा सकती है, और स्पैरो जो है ये छोटे इंसेक्ट भी खा सकती है। तो अगर स्पैरो जब सीड पर फीड कर रही है, सीड को खा रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, स्पैरो जो है अगर ये सीड को फीड कर रही है तो ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो सही है। जब स्पैरो इंसेक्ट को खा रही होती है तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सही पेयर हो जाएगा कि हर्बीवोर भी हो सकती है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप ऑफ माइकोराइजल रूट्स, बिल्कुल सही है। माइकोराइजा जो है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। कंपिटिटिव रिलीज रिलेशनशिप ऑफ बार्नेकल बेलेनस बार्नेकल एंड कैथेमेलस बार्नेकल, बिल्कुल सही है, यस। कमेंसलिज्म प्रेजेंस ऑफ कस्कूटा ऑन ट्री, ये गलत होगा। कस्कूटा इज अ एक्टोपैरासाइट,
सो कस्कुटा एक ट्री पर है तो वो एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल होगा, तो ये हो जाएगा आपका मिसमैच पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two genes A and B are linked and show recombination, the proportion of gamete produced by F1 derived from a cross between plus plus and AB would be। कह रहा है कि भाई दो जीन AB है, क्रॉस कराया है प्लस प्लस और AB के बीच क्रॉस कराया है, तो जो F1 है यस F1 के जो गैमीट बनेंगे उनका प्रपोर्शन क्या होगा। यहाँ इसने रिकॉम्बिनेशन नहीं दिया, ये रहा 20% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है, हिंदी में अगर आप देखेंगे 20% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। अब मॉर्गन ने क्या कहा था, मॉर्गन ने कहा था कि भाई 20% रिकॉम्बिनेशन का मतलब 20% क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यस 20% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि भाई जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो टोटल 20% होंगे और पेरेंटल कितने हो जाएंगे, पेरेंटल हो जाएंगे आपके 80%, और रिकॉम्बिनेशन जो है इसने दिया है कितना, रिकॉम्बिनेंट्स दिए इसने 20%, टोटल 20% हो जाएंगे। तो यहाँ देखें हम पेरेंट कौन से हैं, प्लस प्लस पेरेंट है एंड ए बी पेरेंट है, ये तो हो जाएंगे कौन से कॉम्बिनेशन, प्लस प्लस और ए बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे गैमीट्स में। यस और प्लस ए एंड प्लस बी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखें कि प्लस प्लस और ए बी दोनों मिला करके 80% है, तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका 40%, ए बी हो जाएगा आपका 40%। प्लस ए और प्लस बी दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं और टोटल रिकॉम्बिनेंट्स है आपका 20%, तो प्लस ए हो जाएगा 10% एंड प्लस बी भी क्या हो जाएगा 10%। लेट्स मैच द आंसर। प्लस प्लस 80% नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये देखो प्लस प्लस जो है आपका 40%, ए बी पेरेंटल है ये भी 40% होगा क्योंकि टोटल पेरेंटल 80 है, तो दोनों जो पेरेंटल गैमीट है वो 40% हो जाएंगे, और टोटल रिकॉम्बिनेंट 20 है तो दोनों रिकॉम्बिनेंट जो है आपके 10% हो जाएंगे। प्लस है 10% एंड प्लस बी 10% विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन an important predator starfish pisaster was experimentally removed from enclosed intertidal area of communities of American Pacific coast, it resulted in extinction of more than more than 10 species, of invertebrate within a year. It demonstrate role of predator as a factor 4। भाई ये कह रहा है कि यहाँ प्रेडेटर का रोल क्या है, तो स्टारफिश पिजास्टर जो है वहाँ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में मेन प्रेडेटर था। अब जब प्रेडेटर को हटा दिया जाता है तो बोलते हैं कि प्रेडेटर जो है वो प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कैसे रखेगा, उनको खा करके रखेगा। यस और अगर हमने प्रेडेटर को ही हटा दिया तो प्रे स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उनके बीच कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो प्रेडेटर करता क्या है, प्रे स्पीसीज के बीच में कंपटीशन की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग म्यूचुअलिज्म ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअलिज्म का है ही नहीं, प्रेडेशन का है। रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज, दिस विल बी द आंसर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे स्पीसीज नहीं, प्रे स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्रेडेटर कभी भी नहीं करता। एनसीईआरटी में लिखा है प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, वो चालाक या समझदार होते हैं, वो कभी भी प्रे का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। रिड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इन प्रे स्पीसीज, ये भी नहीं होगा, आंसर इज सेकेंड। Next question is, a population growing in habitat with limited resources shows the sequence। देखो लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर बढ़ रही है पॉपुलेशन तो जो ग्रोथ होगी आपकी, ग्रोथ होगी उसका ग्राफ जो है वो कैसा है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो सिग्मॉइड ग्रोथ होगा, सॉरी ग्राफ होगा, जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी फिक्स होगी। लिमिटिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, फिक्स है कि वो इतने ही लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए दे सकता है, तो कैरिंग कैपेसिटी फिक्स होगी। और सिग्मॉइड ग्राफ है तो सिग्मॉइड ग्राफ में सबसे पहले लेग फेज आता है, फिर आता है आपका लोग या एक्सेलरेटिव फेज, फिर डी एक्सेलरेटिव फेज एंड एट लास्ट एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी जिसको कहते हैं। तो मैच कर सकते हैं, सबसे पहले लेग आएगा, फिर लोग या एक्सेलरेशन एक ही बात है, असिम्प्टोट लास्ट में आएगा, ये गलत हो गया।
लोग फेज पहले नहीं आएगा, पहले लेग आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर डी एक्सेलरेशन आएगा एंड लास्ट में एसिम्पटोट। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल दी रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर। तो रेड डाटा बुक जो है बेटा सबको पता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN रिलीज करती है ये बुक। और इसमें जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज पहले हुआ करते थे और अब नहीं है, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जितने प्लांट स्पीसीज जो है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं, यानी कि एंडेंजर्ड है, उनके नाम दिए हैं। तो एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल सही है। एक्सटिंक्ट प्लांट ओनली नहीं, एनिमल्स भी होते हैं। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल ये भी सही है। आंसर विल बी बोथ 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बायोटिक कम्युनिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव डिवाइस। बायोटिक कम्युनिटी में कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है? तो सबने प्रोटेक्शन पढ़े हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे थ्रॉन्स हो गए, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस हो गए, यस, केमिकल डिफेंसेस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो मिमिक्री एंड प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? मिमिक्री एंड प्रोटेक्शन, जिसको आप कैमोफ्लेज, एक कैमोफ्लेज है, एक है मिमिक्री एंड प्रोटेक्शन। यस, नेक्स्ट, in trying to determine whether DNA or protein is genetic material of bacteriophages, Hershey and Chase made use of which one of the following facts? Okay, देखो हार्शे चेज ने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई लिया था, एक बैक्टीरियोफेज वायरस लिया था और एक ई कोलाई लिया था। सबको पता है कि बैक्टीरियोफेज जो है उसमें ट्रांसमिट DNA होता है, यस, और प्रोटीन जो है वो सुपरटेनेंट यानी कि बाहर की ओर रहता है, सेल के बाहर की ओर। तो इन्होंने ऐसा क्यों लिया कि भाई एक जगह ऐसा इसलिए लिया क्योंकि जो DNA होता है उसमें मिलता है फॉस्फोरस, DNA में कभी भी नाइट्रोजन नहीं मिलता, यस, और जो प्रोटीन होता है उसमें मिलता है आपका नाइट्रोजन, यस, उसमें फॉस्फोरस नहीं मिलता, इसलिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें ली। तो DNA कंटेन नाइट्रोजन वेयर एज प्रोटीन डज नॉट, ये गलत हो जाएगा। DNA के पास नाइट्रोजन जो है वो जनरली नहीं होता फ्री फॉर्म। DNA, अच्छा ये जो है DNA के पास नाइट्रोजन तो होगा, लेकिन प्रोटीन डज नॉट बोला है, तो प्रोटीन के पास भी नाइट्रोजन तो होता ही है बेटा, अमाइनो एसिड, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, DNA इंक्लूड्स डीऑक्सीराइबोस शुगर बट प्रोटीन डज नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उनका बिहाफ था कि DNA के पास फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं होता। DNA कंटेंट फॉस्फोरस वेयर एज प्रोटीन डज नॉट, इट विल बी द आंसर। DNA कंटेंट सल्फर वेयर एज प्रोटीन डज नॉट, गलत है। DNA के पास सल्फर नहीं होता, प्रोटीन कुछ अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो सल्फर जो है वो प्रोटीन में हो सकता है। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लाइक ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस। NCERT की डेफिनेशन है, ये हो जाएंगी सबसे पहले ग्रासेस हो जाएगी आपकी, ग्रासेस के बाद क्या आएगी? शर्ब्स आएगी, ग्रासेस के बाद शर्ब्स आती है, और शर्ब्स के बाद आएंगे ट्रीज़, शर्ब्स के बाद अगले स्ट्रेटा पर कौन आएंगे? ट्रीज़ आएंगे। तो अगर आप देखें तो ये हो गया आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल स्ट्रेटा है, देखो सबसे कम हाइट इनकी हर्ब्स और ग्रासेस की, फिर उससे ज़्यादा हाइट जो है उससे अपर स्ट्रेटा पर रहेंगे कौन? आपके शर्ब्स, और उससे अपर स्ट्रेटा पर रहेंगे कौन? ट्रीज, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आई जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूसर। बिल्कुल नहीं होता। आई जीन का मतलब जो होता है वो इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन होता है, एक्टिवेटर भी नहीं होता। आंसर आएगा इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ अबाउट डायग्राम बी इज, तो इस डायग्राम में बी क्या है? आप देखिए कि जो बी है ये डी को खा रहा है और डी एक प्लांट है। डी जो है ये एक प्लांट है और ये जो बी है ये डी को खा रहा है, यानी कि प्लांट को खाने वाला जो बी है ये क्या होना चाहिए? हर्बीवोर होना चाहिए, हर्बीवोर होना चाहिए। और हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो डिकम्पोजर हो नहीं सकता, टॉप कंज्यूमर हो नहीं सकता, प्रोड्यूसर हो नहीं सकता। आंसर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है देख लेते हैं।
In prokaryotes commonly the translation begin much before the mRNA is fully transcribed. बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही जो mRNA है उस पर राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं और ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है। NCERT में लिखा है, सही स्टेटमेंट। इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम RNA कैन अकर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही बात है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोसोल, बिल्कुल राइट है। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम RNA कैन अकर साइमल्टेनियसली, गलत है। यूकैरियोट जो है उनमें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर डिफर इन यूकैरियोट्स, सो कभी भी ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, किसमें? यूकैरियोट्स में। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कंड्यूट of energy in terrestrial and aquatic ecosystem is transferred through and respectively। देखो कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन जो है मेजर एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है या ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है। सबको पता है, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, दोनों में ही जीएफसी से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और दोनों में ही डीएफसी से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि दोनों में जीएफसी और डीएफसी किससे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एनसीईआरटी की लाइन है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसमें जीएफसी जो है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में डीएफसी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें डीएफसी जो है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो पहले क्या लिखा है? टेरेस्ट्रियल लिखा है। टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा पहले डीएफसी आ जाएगा और बाद में एक्वेटिक में जीएफसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिलो डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन करस्पॉन्डिंग लेबलिंग। ओके, ई जो है आपकी एंटीपोडल्स हैं, सी पोलर न्यूक्लियाइज हैं, डी जो है ये एग सेल है, बी है सिनर्जिट्स एंड ए जो है ये है आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस। यस, मैच कर लो इनके फंक्शन के साथ। डी क्या है? एग है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो एग जो है वो जाइगोट बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं बनाता, गलत हो जाएगा। बी क्या है? सिनर्जिट्स है। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो से एग, बिल्कुल सही है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि पोलन ट्यूब एंटर्स इन द एम्ब्रियो सेक थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिट्स। ये सिनर्जिट जो दो होती है, इन दोनों में से एक को कहते हैं डीजनरेटेड सिनर्जिट, एक होती है नॉन डीजनरेटेड सिनर्जिट। जो पोलन ट्यूब होती है वो डीजनरेटेड सिनर्जिट को तोड़ करके कहाँ एंटर कर जाती है? एम्ब्रियो सेक में। तो ये करेक्ट है। बाकी भी चेक कर सकते हैं। ई है एंटीपोडल, सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट मेल गैमीट, नहीं, वो तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन है। सी क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई जो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट मैचिंग विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेशन ओवर न्यूली कूल्ड लावा इज। न्यूली कूल्ड लावा, अभी अभी ठंडा हुआ लावा, उसमें सक्सेशन कैसा होगा? देखो पढ़ा है सबने कि सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो क्या होगा कि ऐसी जगहों पर फॉरेस्ट का आना या नई कम्युनिटी का डेवलप होना जहां पर आज से पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो प्राइमरी। सेकेंडरी क्या था कि ऐसी जगहों पर नई कम्युनिटीज़ का डेवलप होना जहां पहले कोई कम्युनिटी रहा करती थी लेकिन किसी भी कारण से वो एक्सटिंक्ट हो गई, वहां से चली गई या हट गई, अब वहां अगर नई कम्युनिटी आए तो वो सेकेंडरी सक्सेशन। न्यूली कूल्ड लावा की अगर हम देखें तो जो वॉल्केनोज होते हैं उनके अंदर जो लावा होता है वहां पर कोई भी, वहां टेम्परेचर इतना होता है कि वहां कोई कम्युनिटी आज से पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो अगर अभी अभी ठंडा हुआ लावा है और उस पर अगर कोई नया इकोसिस्टम या कम्युनिटी आ रही है तो वो कौन सा सक्सेशन होगा? प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the region of biosphere which is legally protected and where no human activity is allowed। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं उनके तीन पार्ट होते हैं, तीन जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व तीन जोन में होता है, एक ए जोन, एक बी जोन और एक सी जोन।
जो आपका ए जोन होता है, इस ए जोन को कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है ऐसा जोन, ये पेरीफेरी वाला पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ऐसा जोन होता है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, आप वहाँ पर जो है जा सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, और वहाँ कुछ चीज़ें जो है जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना, गाय भैंस चराना, ऐसे कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ एक्टिविटी अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो पेरीफेरल पार्ट होता है। ये पेरीफेरल पार्ट के बाद जो अंदर वाला पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन जो है, इसमें ह्यूमन एंट्री तो अलाउड होती है, ह्यूमन एक्टिविटी तो अलाउड होती है, लेकिन कोई भी इलीगल चीज़ जैसे पेड़ से लकड़ी काटना वगैरह, ये चीज़ आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट सी वाला जो जोन है, इसको हम कहते हैं सबसे सेंटर वाला जोन, कोर जोन। कोर जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर किसी भी ह्यूमन की एंट्री बिना परमिशन के अलाउड नहीं होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, आंसर इज कोर जोन। Next is to obtain virus-free healthy plants from a diseased one by tissue culture technique. Which part of the diseased plant will be taken? कह रहा है कि भाई डिजीज फ्री प्लांट अगर हमें ऑब्टेन करना है टिश्यू कल्चर से, तो डिजीज प्लांट का कौन सा पार्ट हम लेंगे? आंसर है इसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट। सबने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट आर फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। वो मौका नहीं देते वायरस को अपने नंबर में इंक्रीज करने का या ग्रोथ करने का। तो आंसर आ जाएगा एपिकल मेरिस्टेम ओनली, इट विल बी द आंसर। पहली साइड पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, गलत हो जाएगा। बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी, तो अब इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा सही हो जाएगा। एपिडर्मिस परमानेंट है, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट? सीधा क्वेश्चन है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में दो लोग यूज हो सकते हैं, दो केमिकल, एक पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कमन सेलिज्म, कमन सेलिज्म में क्या होता है? कमन सेलिज्म में एक पार्टनर जो होता है उसको, एक पार्टनर को फायदा होता है और एक पार्टनर जो होता है उसको ना फायदा होता है ना लॉस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बोथ पार्टनर्स आर हार्म्ड। ये कंपटीशन में होता है, माइनस माइनस, दोनों पार्टनर जो है कंपटीशन में हार्म्ड होते हैं। बोथ पार्टनर्स आर बेनिफाइड, ये जो है म्यूचुअलिज्म वगैरह में होता है। नन ऑफ द पार्टनर आर बेनिफाइड, ये गलत हो जाएगा। वन पार्टनर बेनिफाइड होता है और अनदर इज अनअफेक्टेड। फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोटिक पोटेंशियल रेफर्स टू। देखो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज को आइडियल कंडीशंस में रखा जाए। आइडियल कंडीशंस का मतलब क्या है? इकोलॉजी के अकॉर्डिंग आइडियल कंडीशंस का मतलब ये है कि उनको भरपूर खाना दिया जाए और भरपूर रहने के लिए स्पेस दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है उसकी मैक्सिमम रेट शो करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल। यानी कि अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस और आइडियल कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, ये सही हो सकता है। इंक्रीज पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन नहीं, ऑप्टिमम कंडीशंस होना चाहिए या आइडियल कंडीशंस। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर नेचुरल कंडीशन नहीं, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्ट्रेस फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्वेशन शो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन सबको पता है, dn by dt is equal to r into n. Which one of the following is keystone species in the tropical rainforest? सीधा सा याद रखना है आपको, फिग या अंजीर जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कीस्टोन स्पीसीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इक्वेशन फॉर एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ dn by dt is equal to rnk minus n by k. R रिप्रेजेंट्स, इसमें R क्या रिप्रेजेंट करता है? तो R रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है तो हम कभी कभी इसको B माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से भी निकालते हैं। तो R आ जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कीस्टोन स्पीसीज? तो एक कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? किसी भी कम्युनिटी में
एक कीस्टोन स्पीसीज वो होती है जो बायोमास में बहुत कम होती है, मतलब बायोमास में कम है, इसका मतलब ओवरऑल कम्युनिटी में उसकी स्पीसीज के मेंबर्स के नंबर भी सबसे कम ही होंगे। तो जो नंबर और बायोमास में सबसे कम होती है लेकिन पूरी कम्युनिटी पर उसका ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, उसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। यस, अगर कीस्टोन स्पीसीज नहीं रहे तो पॉल एरलिच का जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है वो आपने पढ़ा होगा। यस, कीस्टोन स्पीसीज नहीं रहे तो इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा और लास्ट में इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। अ कॉमन स्पीसीज दैट हैज़ प्लेंटी ऑफ बायोमास, प्लेंटी ऑफ बायोमास तो होता नहीं है ना, बहुत कम बायोमास होता है। अ रेयर स्पीसीज दैट हैज़ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द बायोमास एंड अदर स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी। देखो, मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ बायोमास तो सही है लेकिन अदर स्पीसीज पर मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है उनका, गलत हो गया। A dominant species that constitute a large proportion of the biomass which affect many other species, तो keystone species जो है वो dominant नहीं होती, गलत हो गया। A species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community yet has a large impact on the community organization and survival. It will be the answer. Next question is, what type of human population is represented by the following age pyramid? तो यहाँ देखिए आप कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है ये आर लेस देन रिप्रोडक्टिव। अब अगर प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चों की संख्या रिप्रोडक्टिव यानी कि एडल्ट से कम है तो आने वाले भविष्य में फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ये प्री रिप्रोडक्टिव जो हैं, ये बच्चे जो हैं ये एडल्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव होंगे, और जो रिप्रोडक्टिव हैं ये बूढ़े हो जाएंगे यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव में पहुंच जाएंगे। तो अभी जो है वो कैसा है कि अभी बच्चे कम हैं और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, अभी पैदा करने वाले ज़्यादा हैं तो पैदा भी ज़्यादा होंगे, लेकिन भविष्य में ये बच्चे जो हैं ये रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे और जो रिप्रोडक्टिव हैं ये क्या हो जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अभी की तुलना में भविष्य में बच्चों की रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या होगी? कम होगी, और कम होगी तो ऑब्वियसली पैदा करने वाले कम होंगे तो पैदा भी कम होंगे, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, which one of the following interactions both partners are adversely affected? Competition. Next, asymptote in logistic growth curve is obtained when? तो asymptomatic conditions क्या होती है? asymptomatic conditions क्या होती है? देखो, dn by dt asymptomatic condition का मतलब है कि अब जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, नो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वैसे तो आप सीधा थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं इसको कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज इसका मतलब इकोसिस्टम की, कम्युनिटी की कैरिंग कैपेसिटी फिक्स है, यानी कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी अगर उसके बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई तो अब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, एंड इसी कंडीशन को हमने कहा असिम्प्टोमेटिक कंडीशन। फॉर्मूले में रख के देख सकते हो, dn by dt Rn k माइनस एन बाई के। अगर k इज इक्वल टू एन रखता हूं तो dn by dt क्या हो जाएगा? dn by dt क्या हो जाएगा? r इंटू एन। k इज इक्वल टू एन रखता हूं तो n माइनस एन बाई एन, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ n माइनस एन क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू 0 0, यानी कि dn by dt का मतलब चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो गया? 0। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी का 0 होने का मतलब क्या है कि अब डेंसिटी जितनी है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कब होगा ये? जब कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाए पॉपुलेशन डेंसिटी के। नेक्स्ट, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड होता है और डाइथिकस होता है, ये सही है। मोनोस्पोरेंजिएट नहीं, बाइस्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। बाइलॉब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट, बाई नहीं टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रालॉब्ड होता ही नहीं है। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन रोबर्स आर। पोलन रोबर्स कौन होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पोलन को कंज्यूम भी कर लेते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं करते। पहला ही आंसर है कि कंज्यूम द पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग द पॉलिनेशन। नेक्स्ट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में नहीं होता, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सभी को पता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होती है, यस, उसमें 2 टाइप के डिविजन्स चलते हैं। एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेंगे जिससे बनेगा आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा,
यस, जिसका एग्जाम्पल लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट होता है। फिर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, यस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जब सेल वॉल बनने लगेगी तो धीरे धीरे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नारियल में कम होने लगता है और सेलुलर एंडोस्पर्म का अमाउंट बढ़ने लगता है, यानी कि कर्नेल ऑफ कोकोनट बढ़ने लगता है। यस, तो आंसर इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर, it is explained by law of dominance. Next question is in human chromosome the fewest number of gene chromosome Y 231 के समथिंग जीन होते हैं, सबसे कम। मार्क द इनकरेक्ट पेयर विद रेस्पेक्ट टू पी प्लांट, तो राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट बिल्कुल सही है। येलो सीड जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं, नहीं, येलो सीड रेसेसिव नहीं होते। येलो सीड रेसेसिव नहीं होते, जो ग्रीन होते हैं वो क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। वायलेट डोमिनेंट होता है, ये सही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड इनकरेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फिगर गिवन बिलो। ओके, तो ये जो फिगर दिया है ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, किसका बेटा, डाउन सिंड्रोम का दिया है। और डाउन सिंड्रोम सबको पता है ये होती है 21 ट्राइसोमी, 21 क्रोमोसोम के तीन कॉपीज़ होने की वजह से ऐसा होता है। तो देखो मोनोसोमी है 21, मोनोसोमी नहीं ट्राइसोमी होती है, गलत हो जाएगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन लिखेंगे 2n+1, बिल्कुल। 21 ट्राइसोमी का मतलब होता है कि 21वें नंबर पर 3 है, तो 21वें नंबर पर 3 है तो टोटल 2n होते हैं, 46 होते हैं, या और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हो जाएंगे 47। इट विल बी द आंसर। राउंड बैक ऑफ हेड, नहीं, राउंड बैक नहीं होता, फ्लैट होता है, चपटा होता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। स्मॉल एंड रिंकल टंग, ये भी नहीं होगा आंसर। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2n+1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टर्नर सिंड्रोम इन्फ्लिक्टेड इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, नहीं, टर्नर सिंड्रोम में मस्कुलाइन डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ तो वैसे ही एक एक्स कम होता है। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द वन क्रोमोसोम इन द फीमेल, ह्यूमन फीमेल, 44+XO, सही है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज रिलेटेड विद, तो लिंकेज से रिलेटेड थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, डीएनए में प्रमोटर और टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल जीन, उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हैज़ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं होता, ये प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टार्ट्स विद प्रमोटर रीजन एंड एंड्स विद टर्मिनेटर, सही है। ये नहीं पढ़ा। इज द सेगमेंट ऑफ आरएनए विच टेक, आरएनए का सेगमेंट नहीं होता, ये डीएनए का सेगमेंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हैज़ इंटरप्टेड स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में इंटरप्टेड स्ट्रक्चरल जीन का मतलब कह रहा है स्प्लिट जीन, तो स्प्लिट जीन जो है वो यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेगमेंट ऑफ एमआरएनए रिमूव ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, ये इंट्रॉन और एक्सॉन यूकैरियोट में जो है वो स्प्लिट जीन सिस्टम मिलता है, और एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग पार्ट होते हैं और इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, तो यहाँ इंट्रॉन्स को काट करके हटाते हैं, आंसर इज इंट्रॉन्स। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है उसकी पोलैरिटी होगी 5:3। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी, टेम्पलेट वो होती है जिसको रीड किया जाता है, और पॉलीमरेज हमेशा 3-5 रीडिंग करता है, ये बात हमें पता है। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग में काम आते हैं। टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर है और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर है। मैच कर लीजिए, कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो हो जाएगी 5:3, ए में 4 और बी में 5। सी एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा। डी में आ जाएगा आपका फर्स्ट और ई में आ जाएगा आपका थर्ड। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is choose the correct statement as true and false for hydrogen bonding between complementary bases of double helix structure of DNA, कि भाई DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस है उनके बारे में करेक्ट ट्रू और फॉल्स
जो है हमें चूज़ करने हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेम स्ट्रैंड, सेम स्ट्रैंड नहीं, सेम स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग होती है वो होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। डिफरेंट स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के बीच जो है अगर बोलता तो हम बोलते ये सही होता, लेकिन सेम स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, गलत हो गया। मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स बिल्कुल सही है। जनरेट अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा एफ टी एंड टी, सेकेंड विल बी द आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसेस इज 0.3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, यानी कि 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा ये। यस, डीएनए हेलिक्स डिप्लॉयड ह्यूमन के तो सीधा आंसर है इसका 2.2 मीटर, एनसीईआरटी में है, सबको ध्यान रखना है। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है उसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। कॉर्नबर्ग एंजाइम डीपी फर्स्ट होता है। फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लियर टर्म दिया था और टेलर ने रेप्लिकेशन की पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ए में 4 है, बी में फर्स्ट है। फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लियर टर्म दिया था, ये हो जाएगा, और डी में सेकंड हो जाएगा। सेकंड विल बी द आंसर।